नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला है अपने उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं। दरअसल फिरोजाबाद में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम का शुभारंभ हो गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम का शुभारंभ किया। बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य फिरोजाबाद पहुंचे, जहां फिरोजाबाद के गाँव उडबट्टी में 39 लाख रुपए की लागत से बने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम का फीता काटकर उन्होंने शुभारंभ किया। यहां दौड़ प्रतियोगिता में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पाने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि खेल स्टेडियम की स्थापना होने से गांव के युवाओं के खेल प्रतिभा भी निखर आएगी। ग्रामीण युवाओं को डबल इंजन की सरकार आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ग्रामीण युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। गांव के युवा यहां सीखकर प्रदेश और देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। उप्टी में स्टेडियम की स्थापना हो जाने से ग्रामीण युवाओं को खेलकूद के लिए कहीं बाहर नहीं जाना होगा। बुलेटिन में बात अब आगरा की कर लेते हैं। दरअसल ताजमहल पर टिकट की कालेबाजारी का खेल चल रहा है। आपको बता दें कि ताजमहल इन दिनों विवादों को लेकर चर्चा में है, लेकिन ताजमहल पर टिकट की कालाबाजारी भी इनके दामन पर दाग लगा रही है। ताजमहल पर टिकट की कालाबाजारी का खेल पहले की तरह जारी है। विदेशी पर्यटकों से ऑनलाइन टिकट बुकिंग न होने के नाम पर ज़्यादा रकम वसूली जा रही है। बुधवार को नेपाल से आए महिला पर्यटक ने ब्लैक में टिकट खरीदने की बात बताई। उन्होंने कहा कि ताजमहल जितना सुंदर है, उतनी ही खराब ताजमहल की व्यवस्था है। ताजमहल देखने के लिए हर दिन पर्यटक आगरा पहुंचते हैं। बुधवार को नेपाल से 4 महिला पर्यटक ताजमहल देखने आगरा पहुंची। पर्यटक सुनीता आचार्य का आरोप है कि ताजमहल की टिकट व्यवस्था बहुत खराब है। उन्होंने कहा कि हम लोग टिकट के लिए लाइन में लगे, लेकिन हमें कमीशन के लिए बाहर टिकट खरीदने के लिए भेज दिया गया। हम लोग इसको लेकर बहुत ही नाखुश हैं। टिकट काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने कहा कि सर्वर डाउन है, आप लोग कहीं और से टिकट ले लीजिए। इसके लिए उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ा और बाद में उन्हें 1000 रुपये के हिसाब से 4 टिकट दिए गए। इसमें से मुख्य मकबरे का टिकट उन्हें नहीं दिया गया। ऐसे में उनको काफ़ी बुरा लगा। ताजमहल का अंदर तो बहुत बड़ा अच्छा फीलिंग है। ये वर्ल्ड का ही एक तजुर्बा है, इसीलिए हमको बहुत इंटरेस्टेड थे। बहुत सुंदर लगा। लेकिन अगर आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो यहाँ का मैनेजमेंट आउटसाइड ऑफ टिकट इज़ वेरी वर्स। वो सिस्टम ख़राब है। हम लोग टिकट के लिए काउंटर में थे। कमीशन के लिए हम लोग को बाहर भेजा ऑनलाइन टिकट लेने के लिए, ज़्यादा पैसा के लिए। इसीलिए हम लोग थोड़ा अपसेट है। नेपाल से आए हैं, दूर से आए हैं। इतना सुंदर है ताजमहल, संसार को दिखाना चाहिए, टूरिस्ट को इनवाइट करना चाहिए। वो जो ऑफिसर है अंदर काउंटर में, वो लोग नहीं मना किया। बोल रहा है कि सिस्टम डाउन है, फॉरेनर टिकट नहीं मिल रहा है, साक का टिकट नहीं है, खाली इंडियन को है। कितने रुपए लिए गए थे? हम लोग से 800 मांगा था। बाद में फिर हम लोग दूसरा आदमी से थोड़ा एक्स्ट्रा पे। लखीमपुर खीरी में 2 दिवसीय दौरे पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पहुंचे, जहां उन्होंने महिला अस्पताल का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि यूपी के संसदीय कार्य और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अपने 2 दिवसीय दौरे पर लखीमपुर खीरी पहुंचे, जहां उन्होंने जिला महिला अस्पताल का निरीक्षण किया। सुरेश खन्ना ने जिला महिला अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं जिला महिला अस्पताल में मौजूद मरीजों को और उनके तमीरदारों की व्यवस्थाओं के बारे में उन्होंने बातचीत की। इस दौरान अस्पताल की खस्ता हाल देखकर सीएमएस को बुलाया और अस्पताल का हाल दिखाया। वहीं मंत्री ने सीएमएस पर सख्ती दिखाते हुए अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए। ब्रिटेन में बात अब ब्रजभूषण की कर लेते हैं। दरअसल राज ठाकरे के विरोध में वो लगातार सामने मुखर रूप से आ रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने बयान दिया है। बीजेपी में इन दिनों नया विवाद उभर रहा है। केसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे को अयोध्या में घुसने देने का ना ऐलान कर दिया है, जब तक कि वो उत्तर भारतीयों पर किए गए आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए माफ़ी नहीं मांग लेते। बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह यहीं नहीं रुके, बल्कि अयोध्या के आसपास और पूर्वांचल के जिलों में घूम घूम कर 5 जून के लिए तैयारियां कर रहे हैं। राज ठाकरे को अगर रोकना पड़े तो लोगों को भी अयोध्या ला सके। ब्रजभूषण सिंह अयोध्या
ब्रजभूषण सिंह ने अयोध्या चलो का नारा भी दिया। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे की तुलना रावण से करते हुए बुधवार को कहा कि उत्तर भारतीयों पर जितना अत्याचार राज ठाकरे ने किया है उतना तो रावण ने भी किसी पर नहीं किया होगा। बीजेपी सांसद ने आगामी 5 जून को अयोध्या आ रहे ठाकरे पर उत्तर भारतीयों और मराठी मानुस में सबसे ज्यादा भेद करने वाले आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने चुनाव में जब राज ठाकरे को उखाड़ फेंक दिया तो अब वह अपनी राजनीति की दुकान चलाने के लिए अजान और हनुमान चालीसा का मुद्दा लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि ठाकरे हनुमान चालीसा का पाठ करें, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जब तक वह उत्तर भारतीयों से हाथ जोड़कर माफी नहीं मांग लेते तब तक उन्हें अयोध्या में घुसने नहीं दिया जाएगा। हमारे 5 लाख लोग अयोध्या और लखनऊ में उनके स्वागत के लिए तैयार बैठे हैं। बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया कि ठाकरे की प्रस्तावित अयोध्या यात्रा धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक है। उन्होंने ठाकरे पर कटाक्ष करते हुए मांग की कि जो लोग समाज को बांटने के लिए भड़काऊ भाषण देते हैं उनकी सुरक्षा वापस ली जाए और अगर ऐसा हो जाए तो गलत बयान देने वालों पर लगाम लग जाएगी। कांग्रेस की सरकार वहाँ नहीं है। मैं तो मांग करता हूँ भारत सरकार से और सभी सरकारों से कि जो आदमी समाज को बांटने का, भड़काने का निर्णय करता हो कोई सा का, सबसे पहले उसकी सिक्योरिटी छीनो। बुलेटिन में बात अब लखनऊ की कर लेते हैं। दरअसल सीबीआई कोर्ट में आजम खान की पेशी हुई, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व मंत्री आजम खान गुरुवार को लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। पिछले 28 महीनों से सीतापुर जेल में बंद आजम खान को जल निगम घोटाले में सीबीआई कोर्ट में पेशी के लिए भारी सुरक्षा के बीच लखनऊ लाया गया। उधर रामपुर में आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम भी एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होने पहुंचे। जल निगम भर्ती घोटाले मामले में सपा के कद्दावर नेता आजम खां को गुरुवार को लखनऊ के सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले में आजम खां पर आरोप तय होने थे, लेकिन सुनवाई टलने की वजह से आरोप तय नहीं हुए। आजम खां को अब कड़ी सुरक्षा के बीच लखनऊ से सीतापुर जेल ले जाया गया। बता दें कि 2017 में योगी सरकार के बनते ही इस मामले की जाँच शुरू हुई थी। आजम खान समाजवादी पार्टी के सरकार में जल निगम के अध्यक्ष थे। उनके कार्यकाल के दौरान जल निगम में सहायक अभियंता, अवर अभियंता, क्लर्क और 1300 पदों पर भर्ती हुई थी, जिसमें तमाम अनियमितता पाए जाने के साथ ही व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के आरोप उन पर लगे थे। शासन ने मामले की जांच एसआईटी से करवाई थी। एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर 25 अप्रैल 2018 को आजम खान समेत तत्कालीन नगर विकास सचिव, जल निगम के तत्कालीन एमडी, मुख्य अभियंता समेत भर्ती प्रक्रिया में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। आजम खान और अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान भी ले लिया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह पर हाईकोर्ट ने निर्देश दे दिया है। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में अहम निर्देश दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा कोर्ट को निर्देश दिया कि अधिकतम 4 महीने में सभी अर्जियों का निपटारा किया जाए। साथ ही हाईकोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड और अन्य पक्षकारों की सुनवाई में शामिल न होने पर एकपक्षीय आदेश जारी करने के भी निर्देश दिए। भगवान श्री कृष्ण विराजमान के बाद मित्र मनीष यादव की अर्जी पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। बता दें कि हिंदू पक्षकार की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया। इस याचिका में मामले की रोजाना सुनवाई करने की मांग की गई थी। हिंदू पक्षकार ने हाईकोर्ट से इस मामले को जल्द ही निपटाने की भी मांग की थी। हिंदू पक्षकारों की ओर से दाखिल इस याचिका में अपील की गई थी कि विपक्षी के कोर्ट में हाजिर न होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो और एक तरफा आदेश पारित किया जाए। कोर्ट ने इस मामले में 19 मई तक फैसला सुरक्षित कर लिया था। लखनऊ की रहने वाली रंजना अग्निहोत्री ने श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग को लेकर वाद दायर किया था। इसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की भी मांग की गई है। कोर्ट में दायर वाद में भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थान के पास कटरा केशव देव मंदिर के 13.37 एकड़ के परिसर में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर 1670 में कथित तौर पर बनी मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। इस मामले में दोनों पक्ष की सुनवाई 6 मई को पूरी हो चुकी है। सेशन जज राजीव भारती ने कहा कि
वे इस मामले में 19 मई को फैसला सुनाएंगे। में मेन प्रेयर यही है कि 1967 का जो उनका समझौता हुआ था ये गलत है, जिसके हिसाब से जो सुन्नी वक्फ बोर्ड और ट्रस्ट के बीच में हुआ था वो गलत है, गलत तथ्यों के आधार पे किया गया था, उनको निरस्त किया जाए और जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है जिन्होंने एक्वायर कर रखी उनको उस जमीन से हटाया जाए। अच्छा, लोअर कोर्ट में 4 महीने जी जो 2 एप्लीकेशन दी जी थी जिसमें 4 महीने की बात जी हाई कोर्ट ने कहा, उसमें क्या था? इंटरिम रिलीफ के लिए हमने लोअर प्रेयर कोर्ट को बोला है। की, इंटरिम रिलीफ की हमें तुरंत कोई रिलीफ इंटरिम दी जाए जी। तो फिर क्या कोर्ट ने कहा? कोर्ट ने बस 4 महीने का आदेश दिया है कि 4 महीने में इनकी दोनों एप्लीकेशन को डिसाइड किया जाए। मथुरा न्यायालय उसको हाँ, मथुरा न्यायालय को, सीनियर डिवीजन मथुरा को डायरेक्ट किया है कि 4 महीने के अंदर इनका। बुलेटिन में बात अब उन्नाव की कर लेते हैं। दरअसल प्रशासन की तरफ से यहाँ अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जिसमें नगर पंचायत की अतिक्रमण को हटाया गया। जिला प्रशासन के निर्देश पर स्थानीय नगर पंचायत में बुधवार को तहसील प्रशासन और नगर पंचायत प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ कस्बे के मुख्य मार्ग पर किए गए अतिक्रमण को हटाया, जिसमें कस्बे में अफरा तफरी का माहौल मच गया। जानकारी के अनुसार जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के निर्देश पर पूर्वा नगर पंचायत के मुख्य मार्ग पर किए गए अतिक्रमण को उप जिलाधिकारी दयाशंकर पाठक, नायब तहसीलदार अमृतलाल, अधिशासी अधिकारी KN पांडे भारी पुलिस बल के साथ पहुंचकर अतिक्रमण हटाना शुरू किया गया, जिसका पहले दुकानदारों ने विरोध किया, लेकिन भारी पुलिस बल मौजूद होने की वजह से दुकानदार विरोध नहीं कर सके। नगर पंचायत प्रशासन ने अतिक्रमण हटाव कर उसको जब्त कर लिया गया। नगर पंचायत और तहसील प्रशासन की मौजूदगी में हटाए गए अतिक्रमण से गरीब दुकानदार जो कि मार्ग में पटरी पर अपनी दुकान लगाकर रोजी रोटी चलाते थे, उनका रोजगार छिन गया। वहीं दुकानदारों ने मांग की है कि सरकार की तरफ से उनको दुकान लगाने की कहीं और जगह दी जाए। इस संदर्भ में जब उप जिलाधिकारी दयाशंकर पाठक से बात की गई तो उनका कहना है कि कस्बे में पहले ही अनाउंस कर नगर पंचायत प्रशासन की तरफ से सभी को अवगत कराया गया था कि वह अपना अतिक्रमण हटा लें, नहीं तो नगर पंचायत प्रशासन अतिक्रमण हटाएगा और उसे जब्त कर लेगा। फिर भी कुछ दुकानदारों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिनका अतिक्रमण हटवा लिया गया है। उनको हिदायत दी गई है कि यदि वह दोबारा अतिक्रमण करते हैं तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुजफ्फरनगर में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची। आपको बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 2 दिवसीय दौरे पर मुजफ्फरनगर पहुंची। मुजफ्फरनगर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दौरे के पहले दिन जानसार तहसील क्षेत्र के गांव चित्तौड़ा झाल स्थित कृषि विज्ञान केंद्र पर गन्ने की आधुनिक पेराई इकाई का फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में लगाए गए कृषि मेले में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, कृषि तकनीक प्रबंधन अभिकरण और प्राकृतिक खेती और जैविक खेती संबंधित स्टॉलों का निरीक्षण कर संबंधित जानकारी ली। ब्रिटेन में बात अब गाजियाबाद की कर लेते हैं। दरअसल यहाँ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बता दें कि ये बदमाश गौ तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने रोकने के दरमियान इनसे मुठभेड़ की और इसमें पुलिस ने 3 गौ तस्करों को घायल कर दिया। योगी सरकार में गाजियाबाद पुलिस बदमाशों के साथ साथ गौ तस्करों पर भी सख्त दिखाई दे रही है। गाजियाबाद में दिन निकलते ही थाना विजयनगर इलाके में गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। दरअसल गाजियाबाद के थाना विजयनगर इलाके में सुबह 4:30 बजे गौ तस्कर नोएडा के तिर्गी गोल चक्कर से मोहन नगर की तरफ जा रहे थे। तभी चेकिंग कर रही पुलिस की टीम किसी राहगीर की सूचना दी कि एक सिल्वर कलर के स्कॉर्पियो में गायें भरकर ले जाई जा रही है। पुलिस की टीम ने जब स्कॉर्पियो का पीछा किया तो स्कॉर्पियो सवार गौ तस्करों ने गाड़ी तेजी से भगा दी, जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर शीशम के पेड़ से जा टकराई। पुलिस की तरफ से सरेंडर करने के बोले जाने पर गौ तस्करों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी, जहां पुलिस की तरफ से जवाबी फायरिंग में 3 गौ तस्कर घायल हो गए। इनमें से पुलिस का एक सिपाही भी जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी घायलों का उपचार किया जा रहा है। आज 11/12 की रात्रि को जब जल निगम पुलिस चौकी थाना विजयनगर में पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी पुलिस को सूचना मिली कि कुछ गौ तस्कर एक सिल्वर कलर की स्कॉर्पियो में गाय को बांध के लेके जा रहे हैं।
सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस ने इनका पीछा करना चालू कर दिया। पीछा करने के दौरान यह स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित होकर एक पेड़ से आके टकरा गई। पुलिस ने जब इनको सरेंडर करने के लिए बोला तब इन्होंने पलटकर पुलिस पर फायरिंग कर दी। बुलेटिन में बात अब गाजियाबाद के सब्जी मंडी में हुई चोरी की कर लेते हैं। दरअसल यहाँ सब्जी मंडी से नींबू चोरी किए गए हैं। आपको बता दें कि सब्जी मंडी से 70,000 के नींबू चोरी कर लिए गए हैं। नींबू महंगे क्या हुए, चोरों की निगाहों में भी आ गए। नींबू चोरी की घटनाएं बढ़ गईं। यूपी में गाजियाबाद के थाना मोदीनगर इलाके की सब्जी मंडी से चोरों ने 12 बोरी नींबू चुरा लिए। चोर वहां रखी बाकी सब्जियां छोड़कर नींबू चुरा कर ले गए। चोरी किए गए नींबू की कीमत लगभग 70,000 रुपये के आसपास बताई जा रही है। गाजियाबाद के थाना मोदीनगर इलाके में सब्जी मंडी के भोजपुर के रहने वाले राशिद सब्जी मंडी में काम करते हैं। यहीं सब्जी की दुकान में रखी हुई राशिद की नींबू की बोरियों पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। जब राशिद अपनी दुकान पर पहुंचा तो उसे वहां नींबू गायब मिले। हैरत की बात यह रही कि नींबू के अलावा चोरों ने बाकी सब्जियों को नहीं चोरी किया। मंगलवार की रात को नींबू की 12 बोरियों को पल्लेदारों ने दुकानों के शेड के नीचे पीछे की तरफ रख दिया था, जहां पर इन नींबू की बोरियों को चोरों ने चुरा लिया। मंडी का सीसीटीवी जब चेक किया गया तो इनमें से चोरी करते हुए चोर नजर आए। नींबू चोर करने के लिए बाकायदा चोर गाड़ी समेत तैयारी से आए थे। सुबह दुकानदारों ने शोर मचाने पर वहां भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और सीसीटीवी की मदद से चोरों को पकड़ने की बात कही। यह घटना तब घटी जब मंडी में गार्ड तैनाती थी। इसके बावजूद बेखौफ चोर नींबू चुरा कर ले गए। 2 चोर थे, किस किस चीज़ पर आए थे? एक बाइक पर था, एक छोटा हाथी था। तो पुलिस को सूचना कब दी थी? पुलिस को सूचना सुबह मिली थी। पुलिस ने कुछ कार्रवाई की अभी तक इसमें? तहरीर नहीं दी, अभी तहरीर देनी है मुझे। तो मंडी में उस समय गार्ड था? गार्ड गेट पर खड़ा था उस समय। गाड़ी भी चेक कर रहा, वो आती जाती। तो गाड़ी का नंबर मिला कोई? गाड़ी का नंबर कोई नहीं मिला। गाड़ी की एंट्री नहीं करी। तो क्या किसी गार्ड पर शक है कि गार्ड की मिली भगत से हुआ है? नहीं, मैं पल्लेदार भी शक है जी। बुलेटिन के आखिरी में बात लखीमपुर खीरी की कर लेते हैं। दरअसल नेपाल में निकाय चुनाव चल रहे हैं, जिसको लेकर भारत नेपाल की सीमा सील कर दी है। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी से जिले सटे पड़ोसी देश नेपाल में हो रहे निकाय चुनाव को लेकर तय तारीख के अनुसार बॉर्डर पर आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसी के साथ ही बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क नजर आ रही हैं। वहीं बॉर्डर बंद होने के चलते पैदल आवागमन के लेकर किसी प्रकार से कोई वाहन नेपाल सीमा में प्रवेश करने पर भी रोक लगा दी गई है। चुनाव पूरे होने के बाद ही दोबारा से इन सभी बॉर्डरों को खोल दिया जाएगा। बता दें कि बड़ी संख्या में भारतीय व्यापारियों का व्यापार नेपाल में चल रहा है। वह रोज एक देश से दूसरे देश अपनी गाड़ियों से जाते हैं। बता दें कि नेपाल में नगर निकाय चुनाव होने के चलते दोनों देशों के अधिकारियों ने 11 मई और से 13 मई के दिन तक बॉर्डर को सील करने का निर्णय लिया था। बॉर्डर सील होने के बाद पैदल से लेकर किसी भी प्रकार के वाहन भारत से नेपाल और नेपाल से भारत नहीं जा सकते हैं, जिसके चलते 11 मई से लेकर गोरीफंट बॉर्डर पर पूरी तरह से बॉर्डर को सील कर दिया गया है, जो कि 13 मई को शुक्रवार के दिन चुनाव पूरे होने के बाद खोल दिया जाएगा, जिसके से दोबारा आवागमन शुरू हो जाएगा। इस मामले में जानकारी देते हुए एसडीएम अमरेश कुमार ने बताया कि नेपाल में नगर निकाय चुनाव होने के चलते इंडो नेपाल बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जो कि 36 घंटे के बाद शुक्रवार को दोबारा खोल दिया जाएगा। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।